हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो रिलेटेड है हिंदी व्याकरण से और इसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार जो कि टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि आज हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में ही विचार करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक और लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक या लिखित इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। वर्ण के कोई खंड नहीं होते, वर्ण को हम बांट नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि वर्ण है क्या, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक या लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं हो सकते। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है? तो किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों, जो मूल ध्वनियाँ होती हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, यानी कि ये जो जितनी भी मूल ध्वनियाँ निकल रही हैं, इन्हीं के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ से क से लेके ज्ञ तक भी एक ये क्या है, शब्दों का ये वर्णों का समूह है। तो वर्णमाला की किसी भाषा के जो मूल ध्वनियाँ हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं मानक देवनागरी वर्णमाला के बारे में। मानक देवनागरी वर्णमाला, क्योंकि लिपि क्या है हमारी, देवनागरी, तो हमारी जो वर्णमाला होगी वो भी किस में होगी, देवनागरी में। मानक देवनागरी वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं वो अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ओ, आहा, यानी कि ये होते हैं आपके स्वर, जिसमें आपके छोटे आ से लेकर पूरा अंगा तक आता है। वहीं बात करते हैं व्यंजनों की, जिसमें क से लेकर क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और साथ में कुछ और भी जिनको अलग तरीके से नाम किया गया है, उनको अलग नाम से मतलब इनकी श्रेणी में रखा गया है, जिनके नाम अलग हैं। तो उनको मैं आपको बताती हूँ कि व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। और तो ये हैं कुछ स्वर, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये क्या है, कुछ स्वर हैं। वहीं छोटा अंग और आ, यानी कि अंगा और आ, उनको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। अंगा को बोलते हैं अनुस्वार और इसकी पहचान होती है इस तरीके से बिंदु आना किसी भी वर्ण के ऊपर। अनुनासिक होता है बड़ा अंग खाली, यानी कि चंद्रमा वाली मात्रा, यानी कि चंद्रमा वाली मात्रा बड़ा अंग खाली की भी नहीं है, क्योंकि बड़ा अंग खाली जो होता है वो विसर्ग आते हैं उसके पीछे। तो किसी भी अक्षर की, किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे चंद्रमा की मात्रा का होना अनुनासिक कहलाता है। चंद्र बिंदु की मात्रा जो है ये अनुनासिक कहलाती है, ना कि चंद्र बिंदु। ज़्यादातर अनुनासिक बोला जाता है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। विसर्ग जो कि होता है बड़ा अंग खाली, ये हम बड़ा अंग खाली लिखते हैं ऐसे, तो ये होती है विसर्ग की पहचान, जो कि किसी भी वर्ण के पीछे लगता है तो ये ह का स्वर देता है, आधे ह का। स्वर जो होते हैं, स्वरों में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब है कि स्वरों को बिना किसी की सहायता के बोला जा सकता है। यहाँ तक कि स्वरों के संग, स्वरों का इस्तेमाल व्यंजनों के संग भी होता है, यानी कि स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, और जब ये प्रयोग में आते हैं तो ये मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि स्वरों की मात्राएं होती हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं मात्राओं में जब ये व्यंजनों के संग प्रयोग होते हैं। तो पहले मैं आपको व्यंजन बताती हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं कैसे आती हैं व्यंजन के साथ। वहीं व्यंजन जो है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी कि इनको हम किसी की सहायता से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, जो कि है स्वर। स्वर की मदद से ही हम व्यंजनों को प्रयोग में लाते हैं, व्यंजनों को बोल पाते हैं। इसी वजह से जो क वर्ग होता है, जैसे कि अगर हम बोले क वर्ग के
का वर्ग का मतलब क्या होता है कि का वर्ग के अंदर का, ख, ग, घ, ण, का, ख, ग, घ और ये अणा यानी कि इया। तो ये जो हमारे वर्ण हैं ये क वर्ग में आते हैं, यानी कि हर एक पार्ट के 5-5, हर एक वर्ग के 5-5, जैसे का वर्ग के हो गए। अब देखिए ये किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा रहे हैं, ये कैसे बोले जा रहे हैं। अगर हम क की बात करें तो का को बोलते वक्त हम कैसे बोल रहे हैं, क, तो पीछे साउंड क्या आ रहा है, अ, क, तो क के नीचे हलंक आएगा, क्योंकि आधे का में जब हम अ को पुट करेंगे तब जाकर ये पूर्ण रूप से का बन पाएगा। ये व्यंजन की पहचान होती है, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते, इसलिए हर एक व्यंजन के साथ आ जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे वो ख की बात हो, ग की हो, घ की हो या इया की हो, यानी कि हर व्यंजन के साथ स्वर का जरूर होना या जरूरी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं अब बात करते हैं हम च वर्ग की। तो च वर्ग होता है एक, दूसरा होता है चा वर्ग, जिसमें च, छ, आप जब बोलोगे तो पीछे जो ध्वनि आ रही है वो अ की आ रही है, इसका मतलब स्वर है, ज, झ और अणा, यानी कि इया, खाली इया। वहीं अगला आता है ट वर्ग, ये हर वर्ग के 5-5 को एक पैक में कर दिया गया है, एक वर्ग में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उनको एक श्रेणी में रखा गया है जिनका नाम है चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग। ऐसे टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और या, यानी कि अणा। ऐसे ही ता वर्ग भी होता है। तो ता वर्ग में हम बोलते हैं त, थ, द, ध और ना, 5 प्रकार के हो गए। वहीं आता है पा वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और मा। अब आते हैं, अब इधर ये वर्ग खत्म हो गए, ये वर्गों की पहचान आपको इससे ज़्यादा हो जाएगी कि एक ता है तो त से स्टार्टिंग है, प है तो प से स्टार्टिंग है। पर अब जो वर्ग आ रहे हैं उनकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब जो वर्गों का श्रेणी जो आ रही है वो है अंतःस्थ वर्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ये इस प्रकार के व्यंजन होते हैं हमारे, ये वर्णमाला में तो हैं, यानी कि अंतःस्थ इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर से निकलते हैं। य, र, ल और व, ये चारों वर्ण हमारे अंदर से निकल रहे हैं। आप इनको एक बार बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंदर से निकलने वाले वर्ण हैं। वहीं अगली कैटेगरी में आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अब ये ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, ये होते हैं श, श, स और ह। श, स, श, श, स, ह, श शलगम, श षटकोण, स से पेरा और हा से हिरण। तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म बोलो या ऊष्म व्यंजन बोलो इनको। तो ये होते हैं कुछ ऊष्म व्यंजन। अब वही बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, जो कि होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन कैसे होते हैं, ये व्यंजन होते हैं क्षत्रिय, इनकी श, त्र, ज्ञ और एक होता है श्रमिक वाला श्र। तो ये क्योंकि इनको 2 प्रकार की ध्वनियों से मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें श की, क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय जो बना है वो बना है क और प्लस सा से षटकोण के विसर्ग के साथ, तब बनाइए श। वही बात करें अगर हम त्र की, तो त्र बनाए त, सॉरी मैंने विसर्ग लगा दिया, ये यहाँ पे विसर्ग नहीं, श विसर्ग आएगा, सॉरी विसर्ग आना है। वहीं त्र जो है, ये जो त्र है ये बना है त प्लस र से, त प्लस र, त्र, क्योंकि एंड में ह का साउंड आ रहा है अगर आप ध्यान से सुनो तो। वहीं श्रमिक, श्रमिक वाला श्र, ये कैसे बना है, ये बना है श प्लस र से, श्र,
श्र में र का साउंड है इसलिए ह नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे र का साउंड है। वहीं ज्ञ, ज्ञ जो है ज्ञा से ज्ञानी, ये बना है ज और इया से, यानी कि ज वो भी आधा हलंक है, प्लस इया जो हमने लिखा है ये ट से च से चम्मच के 5वें पद पे, यानी कि 5वें वर्ण में इया। तो इन सभी को मिलाकर जब ये बनते हैं तो इसलिए ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये हैं कुछ स्वरों की मात्राएं जिनका इस्तेमाल हम, जिनका उपयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे हमने क है, क के संग आ लगा देंगे तो का बन जाएगा, क के संग छोटी ई की मात्रा तो की बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा तो की बन जाएगा, लंबा साउंड आएगा। छोटे ऊ की मात्रा लगी तो कू बन जाएगा कू, और बड़े ऊ की लगेगी तो कू बन जाएगा। वहीं री बनेगी तो री की मात्रा तो क्री बन जाएगा, क्र, क्री क्री। और वहीं ए यानी कि के, और वहीं अगर बड़ी है तो के। वहीं छोटे ऊ की मात्रा लग गई अगर छोटे ओ की, तो छोटे ओ की मात्रा से क्या कहलाएगा ये को, और वहीं बड़े ओ की तो को। यानी कि एक तरीके से बड़ी मात्राओं पे ये थोड़ा ज़्यादा साउंड को लॉन्ग करना पड़ता है, हमें तेज बोलना पड़ता है। अब है कुछ मानक अंक और देवनागरी अंक। जिस प्रकार देवनागरी लिपि में हमारे जो ध्वनियाँ हैं, हमारे जो अक्षर हैं वो हमने सीखे हैं, वर्ण सीखे हैं, उसी प्रकार से इनके देवनागरी अंक भी होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम 0 बोलते हैं, वैसे ही 0 इस प्रकार लिखा जाता है। 1 को इस प्रकार, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को इस प्रकार, 7 को इस प्रकार, 8 को इस प्रकार, 9 को इस प्रकार, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे आगे तो 10 हो जाएगा इन दोनों को मिला के। तो कैसे बनेगा 10? तो 10 बनेगा आपका, सबसे पहले हम क्या लेंगे 1, तो 1 है हमारा इस तरीके से, और 0, तो ये हो गया आपका 10। ये है देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले अंक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।